Hi students, my name is Arif Malik and you are watching my channel Arif Biology. Today I am going to discuss the second part of my series of videos in which I am talking about the fungi. So आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजी. सो लेट्स बिगिन. पहले वाले वीडियो में हमने देखे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजी एंड हमने देखा फंजी के जो हाइपर मॉडिफिकेशंस होती हैं वो देखी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दी दैट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो फंजी को इस्तेमाल लगते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ मैक्रो एलिमेंट्स क्या है एंड देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन. So this will be our main focus today. So as we know, every living organism need some nutrients in order to maintain structural units and also as source of energy for building up the protoplasm. ठीक है ना, which is the basis of life. So ये सभी चीजें हमें possible होंगी तब whenever we have the plenty of nutrients inside the living organism. So this that is ग्रैबिंग ऑफ न्यूट्रंट्स या न्यूट्रंट्स को एक्युमुलेट करना या न्यूट्रंट्स को एंगल्फ करना, ये फंक्शन फंजे में जो पार्ट करता है दैट्स द वेजिटेटिव फेज, which the vegetative phase is responsible in fungi for procuring nourishment or nutrients. Is it? So, essential elements. What are these essential elements which a fungi require to grow on earth? So, firstly, हमारे पास यहाँ पर हैं some are organic and कुछ हमारे पास होते हैं that's inorganic. So, इसी तरह हमारे पास हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, that is and manganese, that is copper, molybdenum, iron, zinc, etc. Even some fungi को रिक्वायर होता है कैल्शियम एंड सम फंजी को ये रिक्वायर नहीं होता है. ठीक है ना, ये हैं कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स. अब इन एसेंशियल एलिमेंट्स में से कुछ हमारे पास हैं ट्रेस और माइक्रो एलिमेंट्स एंड कुछ हमारे पास हैं मैक्रो एलिमेंट्स. अब माइक्रो एलिमेंट्स दैट इज मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन सा है हमारे पास, दैट इज कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, सल्फर, दैट इज phosphorus, potassium. These are some, that is sulfur and magnesium. ये जो हमारे पास है ये मैक्रो एलिमेंट्स, ये हमारे पास है मैक्रो एलिमेंट्स एंड रेस्ट रिमेनिंग दैट इज लाइक यहाँ हमारे पास है कॉपर है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, जिंक है. दीज आर माइक्रो एलिमेंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स जिनको हम कहते हैं. एंड दीज मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये हमें फंजी को इस्तेमाल लगते हैं. दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. Also, the fungal growth is adversely affected or the fungal fails to grow if one of the essential elements is lacking in the cultural medium. अगर cultural medium में कोई एक भी that is यहाँ पर essential elements जो मैंने आपके साथ discuss किए, these all are essential elements. If fungi is lacking one of them and it will be harmful, yeah, it will lead some adverse effect on the fungi to grow. Macroelements are the bodybuilders and provide energy for metabolic process as I earlier discussed with you. Now, what's the source of these macro elements? अब ये macro elements फंजी कहाँ से अचीव करते हैं? Firstly, ये जो ऑर्गेनिक या माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं ये यूटिलाइज करते हैं फंजे और वेरिड इन नेचर. ये डिफरेंट डिफरेंट हम दैट इज तरीकों से पाए जाते हैं फंजे में. ठीक है ना, फंजे इन्हें हासिल करते हैं दैट्स डिफरेंट वेज में. ठीक है ना, लाइक अगर यहाँ पर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं. ये हमारे पास फंजे को इस्तेमाल होते हैं फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी. मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो फंजे में होता है दैट्स दिस कार्बोहाइड्रेट. ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन फंजी. ऑल्सो अगर हम टिपिकल फंजे में देखें, पर्टिकुलर फंजे में 50% ऑफ ड्राई वेट जो होता है फंजे में दैट्स ऑफ कार्बन. फंजे में अगर हम देखें 50% जो वेट होता है बचे वो कार्बन का होता है. ठीक है ना, ऑफ द कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ कार्बन. अब ये कार्बन कहाँ से मिलता है, ये कार्बोहाइड्रेट से मिलता है हमें. ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आपको पता है मल्टीपल शुगर्स एट्सट्रा जो हमारे पास होते हैं.
इसी तरह मोस्ट फंजे यूज सिंपल शुगर्स, एंड कुछ फंजे ऐसे हैं जो कि सिंपल शुगर्स भी इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दीज मैक्रो एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इज द सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल फंजे। ग्लूकोज आपको पता है एक आइडियल जो सूटेबल या हम आइडियल कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी इन फंजे और एवरी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अगर आप प्लांट में देखो तो ये बेस्ट माना जाता है, ठीक है ना। Some fungi are able to make good growth on fats as the only source of carbon, and some fungi even fats में भी grow करते हैं in order to achieve the source of carbon। आपको पता ही है फैट्स में जो फैट्स होते हैं ये बने होते हैं, इनमें लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की होती हैं। सो ये भी एक सोर्स बन सकता है कार्बन का, किसके लिए, फंजे के लिए। ऑल्सो हियर in case of basidomycetes, as we know, they are mostly that's lignin utilizers, ठीक है ना। ये जो लिग्निन होता है प्लांट्स जो में प्लांट सेल वॉल में जो लिग्निन पाया जाता है वो बेसिडोमाइसिटीज जो होते हैं ज़्यादा उसे यूटिलाइज करते हैं। ऑल्सो हेयर वी हैव द प्रोटीन्स, lipids, some organic acids, and higher alcohols are utilized by some fungi as a sole energy source. So it's also important that some fungi, not only lignin but proteins, lipids, or even some organic acids, or even alcohols are utilized by some fungi. Besides carbon, we know the fungi require also nitrogen because it's also a macroelement. So to obtain nitrogen, they utilize both organic and inorganic materials as a source of energy, or we can say source of nitrogen. The chief organic source of nitrogen are here proteins, peptide, or amino acids. As we know, they are rich in what? They are rich in nitrogenous नाइट्रोजन, ठीक है ना। जैसे हम प्रोटीन देखते हैं अमीनो एसिड्स का बना होता है पेप्टाइड्स चेन से, ठीक है ना। इसलिए ये भी एक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बन सकता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मोस्टली सप्लाइड from in the form of water. So as we know, H2O, water has both oxygen as well as hydrogen. So we can say the water is the ideal provider of oxygen and hydrogen in fungi. And अगर हम fungi में देखें, ये जो माइसीलियम बना होता है इसका 85 to 90% ऑफ जो एंटायर वेट होता है वो होता है वाटर के बच्चे। सो वाटर जो फंजे में कंप्राइज करता है माइसीलियम, उसका जो परसेंटेज होती है हमारे पास वो है 85 to 90%, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। सो द चीफ अमंग द inorganic nutrients which the fungi require in fairly large amount for their mineral nutrition are sulfur, phosphorus, potassium, and magnesium. These are some inorganic nutrients which fungi also require, एंड ये भी हमें पता है ये क्या होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स हैं। The form in which the major and the minor metallic elements requirements are utilized is the anion. Anion means फंजे को अब कुछ मेटालिक जो एलिमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एनायंस होते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना, जैसे हमारे पास होता है कैट आयंस एंड एन आयंस। सो ये जो यहाँ पर मेटालिक कंपाउंड्स या एलिमेंट्स फंजी को रिक्वायर होते हैं, दीज आर मोस्टली एन आयन। Besides the macro and micro elements, fungi also require some vitamins or growth factors. Vitamins or growth factors, growth factors या ग्रोथ फैक्टर्स को हम ऑल्सो क्या कहते हैं बच्चे, वाइटामिन। ये भी फंजी को रिक्वायर होते हैं ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। अब ये जो वाइटामिन या ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये कुछ फंजे ऐसे होते हैं जो कि इसे खुद सिंथेसिस करते हैं, एंड कुछ जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अदर्स पे। फर्स्ट अगर यहाँ पर हम देखें ऑक्सो ऑटोट्रॉफिक fungi, these are those fungi which can synthesize these growth factors by itself, ठीक है ना। ये खुद ही अपने ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको सिंथेसिस कर सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव ऑक्सोट्रॉफिक फंजी।
सो ये ऑक्सोट्रॉफिक फंजी क्या होते हैं बच्चे? ऑक्सोट्रॉफिक फंजी वो हैं जो कि हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। दीज आर हेटेरोट्रॉफिक फॉर ग्रोथ फैक्टर्स। ये ग्रोथ फैक्टर्स के लिए हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एंड ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या हार्मोन्स या वाइटामिन हम कह सकते हैं, इनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो है दैट्स विटामिन B1 जो होता है हमें जिसको हम थायमीन कहते हैं। इसी तरह हमें हमारे पास होता है बायोटीन। ऑल्सो वी हैव विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं। एंड हमारे पास है B2 जिसको हम राइबोफ्लाविन कहते हैं। एंड ये जो कुछ यहाँ पर हमारे पास ये हार्म वाइटामिन्स हैं या ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ये रिक्वायर होते हैं फंजी को आल्सो ग्रोथ करने के लिए। Besides the nutritional requirements, the growth of fungi is also influenced by certain other factors like habitat factors such as temperature, oxygen, supply of moisture, pH value, and byproducts of the metabolism. These are the some factors which can also influence the growth of fungi. Not only Not only the nutritional requirements are responsible for the growth of fungi, not at all, but other factors which I discussed with you is also responsible for the growth of fungi. Now let's discuss the mode of nutrition, which is important topic here to discuss. As we know, the firstly fungi like chlorophylls, like chlorophyll A, chlorophyll B, and therefore they are unable to synthesize carbohydrates food from inorganic material, and they get it ready made from sources external to themselves. And जब ये क्लोरोफिल लेक करते हैं ये फंजे, इसकी वजह से ये हेटेरोमॉर्फ्स बन जाते हैं। heteromorphs heteromorphs means they become dependent, means they lack capacity to synthesize their own food by own। इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं अदर्स पे, एंड हेंस वी कॉल देम हेटेरोमॉर्फस। रिमेंबर, फर्स्टली फंजी आर heteromorphous. So with regard the mode of living, fungi can be divided here into the three following types. The first is parasitic fungi, saprophytic fungi, and symbiotic. It's quite easy, आपने lower class में भी पढ़ा होगा। So let's first here is parasitic fungi. Parasitic fungi mostly live on living bodies. ये लिविंग बॉडीज पे रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा चाहिए इन ऑर्डर टू डिवेलप, ठीक है ना, ताकि वो उसे ग्रैब कर सकें प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो ऑन ये हमें यहाँ पर ये जो पैरासिटिक फंजे हैं ये टू टाइप्स के हैं हमारे पास। फर्स्टली जो हमारे पास है वो है ओब्लिगेट पैरासाइट्स। रिमेंबर है बच्चे, ओब्लिगेट पैरासाइट्स को याद रखना अच्छे से क्या होता है। ये क्या करते हैं, विच लिव एंड ग्रो ऑन ओनली दे आर लिविंग होस्ट। ये सिर्फ लिविंग होस्ट पर रहते हैं। जैसे टाइप ऑफ पैरासिटिक फंजी है, एंड मैंने आपको कहा पैरासिटिक फंजी सिर्फ लिविंग पर ही रहते हैं। पैरासाइट्स एज ये रहते हैं एज अ पैरासाइट्स, ठीक है ना। सो ये इसकी एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर हैं पक्सीना ग्रामिनेसिस। ये क्या है, इसका जो होस्ट है वो वीट है एंड काज वीट रस्ट। यहाँ पर अगर आप वीट देखो ये इस प्लांट पर, तो इस वीट पर जो आप यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या इस लीफ पर भी देख सकते हो, ये है पक्सीना ग्रामिनेसिस एंड ये वीट प्लांट है एंड ये इसको काज कर रहा है डिजीज कौन, रस्ट डिजीज। एंड रस्ट डिजीज हो रही है एंड इट मीन्स फंजे वहां से ग्रैब कर रहा है इस वक्त मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड इस तरह यहाँ पर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड सेकंड टाइप ऑफ पैरासाइट्स। जो हमने पैरासाइट फंजे पढ़े थे उनके जो सेकंड टाइप है वो है फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट्स क्या है, ये यूजुअली तो सैप्रोफाइट्स रहते हैं। सैप्रोफाइट्स वो हम अभी पढ़ेंगे, वो फंजे होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, ठीक है ना, इन द सॉइल, बट दे कैन पैरासिटाइज देयर होस्ट इफ फाउंड नियर बाय देम। अगर इनको सपोज ये यहाँ पर किसी डेड बॉडी पर है, डेड बॉडी, डेड बॉडी पे किस फॉर्म में ये रहेंगे एज अ सैप्रोफाइट्स, लेकिन यहाँ पर इनको नियर बाय मिल गई लिविंग बॉडी। सो अगर ये लिविंग बॉडी इनके लिए सुटेबल है, दे कैन सुचवर
ठीक है ना, ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे भी एज अ पैरासाइट रह सकते हैं, इसीलिए तो इन्हें पैरासाइट कहते हैं। लेकिन फैकल्टेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एज अ सैप्रोफाइट्स भी बिहेव करते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है यहाँ पर फैसेरियम स्पीशीज विच कॉज विथ डिजीज टू मैनी प्लांट्स। ये डिजीज करता है मैनी प्लांट्स को, लेकिन इसे अगर कोई डेड प्लांट भी मिल जाए ये उस पर भी एज अ सैप्रोफाइट रह सकता है। सो दिस इज फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मीन्स सिंपली इट्स अ पैरासाइट फंजी विच कैन सिंपली टर्न ओवर इफ फाउंड लिविंग होस्ट अच्छे से वहाँ रहेगा। लेकिन अगर इसे डेड बॉडी मिल गई, लिविंग में कुछ हो गया, जैसे वहाँ से कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, एंड जब इसे डेड बॉडी मिल जाएगी, ठीक है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, ये वहाँ पर भी जाकर रह सकता है। द पैरासिटिक फंजी कैन इन्फेक्ट नॉट ओनली हायर प्लांट्स। रिमेंबर, ये सिर्फ हायर प्लांट्स को ही इन्फेक्ट नहीं करते हैं, ऑल्सो दे कैन इन्फेक्ट इंसेक्ट्स सच एज हाउस फ्लीज जो होती हैं, इनके ऊपर भी ये एज अ पैरासाइट रह सकते हैं। एंड इसकी वजह से क्या करते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिनकी वजह से ये किल हो जाता है। स्किन डिजीज अगर हम ह्यूमन्स में देखें तो इन फंजे की वजह से हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं रिंग वॉर्म, ठीक है ना, ये इनकी वजह से हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में। नाउ लेट्स डिस्कस द सैप्रोफाइटिक फंजी। सैप्रोफाइटिक फंजी वो होते हैं जो कि डेड बॉडी पे रहते हैं या डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, ठीक है ना। ये भी दो टाइप्स के हमारे पास हैं बच्चे। फर्स्ट जो हैं ये वो ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स हैं। अब ये ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कौन से हैं, ये वो फंजे हैं जो कि सैप्रोफाइटिकली ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, मीनस दे डू नॉट इन्फेक्ट लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। ये लाइक जैसे हमने फैकल्टेटिव पढ़ा था उसकी तरह ये टर्न ओवर या स्विच ओवर नहीं हो सकते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, ये बच्चे अगर इन्फेक्ट करेंगे तो ओनली डेड बॉडी को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं एंड उन्हीं पे ही ये रह सकते हैं। दैट्स ओब्लिगेट मीन्स पर्टिकुलर, ये किसी पर्टिकुलर बॉडी पे रह सकते हैं जो कि डेड है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो राइजोपस, ये जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, यहाँ पर आप ब्रेड देख सकते हो एंड ब्रेड की कंडीशन क्या हो गई है ड्यू टू दिस ओब्लिगेट सैप्रोफाइट राइजोपस, ठीक है ना। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स जैसे हमने पढ़ा था फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, जो कि हमने देखा था लिविंग पे भी रहते थे एंड जब उनको फेवरेबल कंडीशन डेड पे मिलती थी वहां पर भी रहते थे, ठीक है ना। इसी तरह हम क्या कहेंगे, विच यूजुअली लिव पैरासाइटिकली बट दे कैन बिहेव एज अ सैप्रोफाइट्स। ये तो पैरासाइट्स यूजुअली रहते हैं, यहाँ पर पैरासाइटिकली मीन्स लिविंग पे ही रहते हैं। लेकिन जब ये कोई ऐसा होस्ट इन्हें मिल जाता है जो कि डेड है, उस वक्त ये बिहेव करेंगे सैप्रोफाइट, ठीक है ना। मीन्स इट कैन लिव बोथ एज अ सैप्रोफाइट्स एज वेल एज पैरासाइट। सो इसी को हम कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। फैकल्टेटिव मीन्स ये बेईमान है, ये स्विच ओवर हो सकता है, ठीक है ना। एंड सैप्रोफाइट्स मीन जो कि यूजुअली पैरासाइट रहता है लिविंग पे, लेकिन यहाँ पर ये एज अ सैप्रोफाइट भी रह सकता है, मीन डेड ऑर्गेनिज्म पे भी रह सकता है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखो तो स्मार्ट फंजे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एक एक एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। एंड यहाँ पर अगर आप देखो कॉर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेज, इसकी क्या कंडीशन हो गई है ड्यू टू दिस स्मार्ट फंजी। नाउ अब हमारे पास और एक थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल मूड जो फंजे में पाया जाता है, दैट इज वो, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस और माइकोराइजा। अब ये उन फंजे में पाया जाता है बच्चे, याद रखना, ये उन फंजे में पाया जाता है जो कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इजीली सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है ना। सो ये क्या करते हैं, ये कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशंस बनाते हैं विद हायर प्लांट्स। मीन्स ये प्लांट को बोलते हैं हम आपके साथ रहेंगे, आपके रूट्स के साथ यूजुअली ये रहते हैं, एंड ये बोलते हैं प्लांट्स को हम भी आपको कुछ फ़ायदा देंगे, एंड प्लांट कहता है मैं भी आपको कुछ फ़ायदा दूंगा। सो इसलिए म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाते हैं विद अदर प्लांट्स। एंड ये जो एसोसिएशन होती हैं ये परमानेंट होती हैं, इट्स नॉट टेम्पररी और कैजुअल। एंड ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो है प्रोग्रेस इसकी देखी गई है, ठीक है ना। एंड जो कि हमारे पास दो बेस्ट एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन फंजे की, वो है सिम्बायोसिस एंड द माइकोराइजा। अब फर्स्ट जो हमारे पास है वो है सिम्बायोसिस। अगर हम सिम्बायोसिस एसोसिएशन की जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो यहाँ पर देखें, एक तो है फंगस की एंड अल्फा,
इन लाइकन थैल्स। लाइकन क्या होता है? लाइकन सिंपली होता है बच्चे, ये एसोसिएशन होती हैं फंगस प्लस एल्गी, एल्गी एंड फंजे मिल के लाइकन बनाते हैं, ठीक है ना। अब इस अल्फा प्लांट में क्या होता है, इसमें लाइकन रहता है, लाइकन का थैलस जो होता है उसी में ये फंजा रहता है। ये एक इसकी बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दैट्स दिस, ये लाइकन है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसमें जो इस लाइकन में, लाइकन के थैलस में एल्गी होती है, ये क्या काम करते हैं कि एल्गा, ये जो पार्टनर है ये सिंथेसिस करता है फूड, क्योंकि ये हमें पता है इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होते हैं, इसकी वजह से ये फूड सिंथेसिस करता है एंड ये फूड शेयर करता है विद द फंगल पार्टनर। एंड ये जो फंगल पार्टनर होता है इसको कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से अच्छे से सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं या वाटर प्रेजेंट होता है या कुछ भी सोल्यूशन, मिनरल सोल्यूशन जो प्रेजेंट हो, उसे क्या करता है, उसे सबस्ट्रेटम से एंगल्फ करता है या एक्वायर करता है एंड ये पास करता है एल्गी को। मीन्स यहाँ पर ये म्यूचुअल एसोसिएशन बनाते हैं। मीन्स जैसे हमने देखा था पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स, वहाँ जैसी कुछ भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये क्या है, फंजस, ये जो फंजे हमारे पास हैं ये फंगस एल्गी के लिए फूड सिंथेसिस करता है एंड ये जो अलगा होता है ये किसके लिए, ये फंजे के लिए फूड सिंथेसाइज करता है, ठीक है ना। इस काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। अब हमारे पास और एक टाइप है म्यूचुअलिज्म का, दैट इज माइकोराइजा। अब माइकोराइजा क्या है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जैसे हमने पिछली वाली देखी थी बिटवीन लाइकन के थैल्स में लेते हैं एल्गी एंड फंजे, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ केस है, लेकिन यहाँ पर ये जो हाइप ऑफ फंजे का होता है एंड रूट ऑफ प्लांट होते हैं। सपोज ये फंजे का हाइप है एंड ये प्लांट्स के रूट्स हैं, ठीक है ना। इनके साथ ही ये एसोसिएशन बनेगी एंड ये भी म्यूचुअल एसोसिएशन होगी। ये भी यहाँ पर फर्दर 3 टाइप्स की हैं, फर्स्ट एक्टोमाइकोराइजियल, एंडो एंड एक्टो एंडोमाइकोराइजियल। फर्स्ट अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें तो एक्टोमाइकोराइजिया क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स, एक्टो मीन्स ये आउटसाइड रहता है, रिमेंबर याद रखना, एक्टो एज इंडिकेट्स आउटसाइड, ये आउटसाइड रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। एंड ये जो फंगई होता है, द फंगल हाइप इन दिस केस फॉर्म ए कंप्लीट एनवेलप अराउंड द रूट, ये फंजे आ जाएगा एंड एनवेलप बना देगा अराउंड द रूट ऐसे, ठीक है ना। एंड complete envelope around the root tip and also penetrate and extend into the first few cortical layers। एंड इसके बाद ये क्या करेगा, एंड ये रूट में फिर चला जाता है, ठीक है ना। पहले ये रूट टिप को कवर करता है एंड पेनिट्रेट हो जाता है रूट टिप में, ठीक है ना। एंड इसकी वजह से जो पहले कुछ कॉर्टिकल लेयर्स होती हैं यहाँ पर ये फंजी पहुंच जाएगा इन फ्यू फर्स्ट कॉर्टिकल लेयर्स। देन इसके बाद ये इंट्रासेलुलर नेटवर्क बना देगा यहाँ पर, ठीक है ना। इंट्रासेलुलर नेटवर्क ऐसे बना देगा, वो हम आगे देखेंगे पिक्चर में। एंड ये जो इंट्रासेलुलर अब ये नेटवर्क यहाँ पर कुछ ऐसा बना देगा, इसको हम कहते हैं हर्टिंग नेट, ठीक है ना। इसे क्या हम कहते हैं, हर्टिंग नेट। अब ये हर्टिंग नेट कौन से वाले माइक्रोराइजा बनाते हैं, जो कि एक्टो माइक्रोराइजी होते हैं, ये आस्क्ड क्वेश्चन है एंड ये आया भी है। हर्टिंग नेट एक्टो माइक्रोराइजी बनाते हैं, ठीक है ना। पहले आउटसाइड आ जाएंगे, रूट टिप को कवर कर लेंगे, उसके बाद पेनिट्रेट हो जाएंगे फर्स्ट कॉर्टिकल ईयर्स में, देन इंट्रासेलुलर यहाँ पर नेटवर्क बना देंगे हाइप्स का एंड उसको हम क्या कहेंगे, हर्टिंग नेट। द प्रेजेंस ऑफ फंगस दस इंक्रीज द रूट एब्जॉर्प्शन। मैंने पहले ही कहा आपको ये एसोसिएशन इसलिए होती है ताकि दोनों को बेनिफिट मिले। इसकी वजह से अब प्लांट को क्या फ़ायदा मिलेगा, प्लांट के जो रूट्स हैं इन ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। Now let's discuss the second type, that's endomycorrhiza. What are those endomycorrhiza? Endo means they live inside, as the name indicates, ये inside रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो फंगल का हाइप है यहाँ पर, ये पहले क्या करेगा, ये रूट के अंदर, दैट्स रूट हेयर्स जो होते हैं इनको पेनिट्रेट करेगा। सपोज यहाँ पर अगर आप देखो ये रूट हेयर्स हैं एंड ये इनमें पेनिट्रेट हो जाएगा। देन इसके बाद ये पहुंच जाएगा एपिडर्मिस में एंड इसी के बाद ये आगे चलता चलता पहुंच जाएगा कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है ना। एंड कॉर्टेक्स रीजन में ये इंट्रासेलुलरली फॉर्म बनाएगा हाइपल नॉट्स या फंगल नॉट्स हम इसे कहते हैं,
ठीक है ना। ये अब किन सेल्स में बनाएगा, ये जो कॉर्टिकल रीजन होता है, कॉर्टिकल रीजन में ये क्या बनाएगा, फंगल नॉट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो फंगल नॉट्स यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है ना। एंड इनकी वजह से क्या करेगा, ये भी प्लांट के लिए जो न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड फंजे को भी कुछ न्यूट्रेंट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो फंजे को क्या मिल जाएगा, फंजे को यहाँ पर रहने के लिए हैबिटेट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। A portion of the mycelium lives in the soil but it forms no dense hyphal growth। अब यहाँ पर क्या है, ये फंजे का कुछ ही पोर्शन जो है, ठीक है ना, ये रहता है इन द सॉयल। यहाँ पर अगर ये फंजे सपोज मान लो इतना था, ये मोस्टली इसका पार्ट जो है इनसाइड द रूट रहेगा एंड कुछ ही इसका पार्ट आउटसाइड द रूट रहेगा, दैट इन द सॉयल। यहाँ पर अगर ये सॉयल है, ऑल्सो ये क्या करेगा, ये डेंस हाइपल ग्रोथ यहाँ पर नहीं बनाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको उतनी डेंस हाइपल ग्रोथ यहाँ पर नजर नहीं आएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, उतनी डेंस हाइपल ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड टाइप, दैट्स लास्ट टाइप, इट्स ecto endomycorrhizae. Ectoendomycorrhizae is actually combination of first two, main is ectomycorrhiza and endomycorrhiza। यहाँ पर क्या है, ये जो फंगल हाइफ है ये शीट बनाता है अराउंड द रूट सरफेस। यहाँ पर अगर आप देखो दिस इज रूट, रूट के सरफेस के अराउंड इसने कुछ ऐसा शीट बनाया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये शीट्स बना देता है यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। एंड विद इन द रूट दे ग्रो, अगर ये रूट के अंदर हो तब ये ग्रो कर सकते हैं इंटर सेल्यूलरली भी एंड इंट्रा सेल्यूलर भी, ठीक है ना। ये है एक्टो एंडो माइक्रोराइजी, मीन्स ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट टू का है। नाउ लेट्स डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ एक्चुअली these fungi grab or rob nutrients from the dead or living organisms। so mode of nutrition, that's mechanism कैसे करते हैं ये। फर्स्ट अगर यहाँ पर हम देखें, the whole mycelium may have the power to absorb these nutrients, ठीक है ना। whole mycelium भी ये nutrients को absorb कर सकता है and this task may be assigned to the special portion of the mycelium। although ये जो mycelium whole mycelium है ये भी nutrients सभी जो है इसे absorb कर सकता है, लेकिन ये एक particular part of mycelium को assigned की गई होती है ये function, that is absorption of nutrients, ठीक है ना। द फंगल हाइव सिक्रेट एंजाइम्स, अब ये माइसीलियम का पार्ट, सपोज ये पार्ट है एंड इस पार्ट को ये फंक्शन दी गई है कि आप न्यूट्रन एब्जॉर्ब करना। अब ये पार्ट क्या करेगा, ये सीक्रेट पहले कुछ एंजाइम करेगा। इस एंजाइम की वजह से क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देगा इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ठीक है ना, इन द सबस्ट्रेटम टू द सॉल्युबल वन। ये जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड था अब होस्ट सेल में, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल फॉर्म में। अब क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, होल फंजे का ये जो माइसीलियम होता है ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर पार्ट को असाइन की हुई होती है। उसकी वजह से क्या है, ये पर्टिकुलर पार्ट सीक्रेट एंजाइम करेगा एंड दीज एंजाइम्स कन्वर्ट दीज इनसॉल्युबल फूड पार्टिकल्स इनटू द सॉल्युबल, ठीक है ना। देन क्या होगा, द हाइव ईदर रेमिफाई इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन द होस्ट सेल और पेनिट्रेट इनटू द होस्ट सेल। या ये क्या करेगा, सपोज ये ऐसे सेल्स हैं, यहाँ पर ये मल्टीपल सेल्स हैं, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे ग्रो कर जाएगा इन सेल्स के अराउंड, दैट्स इंटरसेल्यूलर स्पेसेस में चला जाएगा ऑफ द होस्ट सेल, या क्या चले जाएगा, या पेनिट्रेट इनटू द होस्ट, या अगर सपोज ये होस्ट सेल है सीधे इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, द इंटरसेल्यूलर हाइव पोर्शन, the hive obtain nutrients through the cell wall or membrane of the host cell। अब ये कैसे न्यूट्रेंट एब्जॉर्ब करेगा, ये इंटरसेलुलर हाइव जो है ये थ्रो करेगा सेल वॉल और मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल से ग्रैब करेगा न्यूट्रेंट्स को, ठीक है ना। देन नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, ये जो द इंटरसेल्युलर हाइव ऑफ सम हाईली स्पेशलाइज्ड प्लांट पैरासाइट्स गिव आउट सिलेंड्रिकल लेटरल आउटग्रोथ। अब ये जो इंटरसेल्युलर होता है, ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये जो इंटरसेल्युलर हाइव होते हैं जो मैंने आपको दिखा इंटरसेल्युलर क्या होते हैं, ये क्या करेगा, ये जो आपको पता ही है, ये इंटरसेल्युलर जो हाइव होते हैं ये मोस्टली होते हैं
स्पेशलाइज्ड प्लांट पैरासाइट्स पे। पैरासाइट्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। ये कुछ सिलेंड्रिकल लेटरल आउटग्रोथ जो दे देते हैं, ठीक है ना, इनसे अराइज हो जाती हैं। ये क्या करती हैं, ये आउटग्रोथ, सपोज ये सेल है एंड ये कुछ ऐसे आउटग्रोइंग बना देते हैं जो कि सेल में पेनिट्रेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेल पंक्चर हो जाती है, ठीक है ना। इस सेल में इसे इंजेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल जो होस्ट का होता है, इसमें कुछ मिनट पोर्स बन जाते हैं एंड इन पोर्स के थ्रू क्या है, ये होस्ट सेल में आ जाता है। देन इसके बाद क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फीडिंग ऑर्गन ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड हॉस्टूरिया। अब मैंने ये जो ऑर्गन आपको यहाँ पर दिखाई, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होता है, मैंने आपको पिछली बार जो हाइपर मॉडिफिकेशन बताई थी उसमें मैंने आपको हॉस्टोरिया पढ़ाया है एंड यू पीपल कैन एसेस द वीडियो थ्रू द प्लेलिस्ट। एंड हॉस्टोरिया का मैंने वहाँ फंक्शन बताई थी, पर्टिकुलर होता है, दैट इज एज फीडिंग ऑर्गन। अब इस ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया क्या करेगा, इस सेल को पंक्चर करेगा एंड देन यहाँ पर एक पोर हो जाएगा, उसकी वजह से होस्ट सेल में आ जाएगा। द हॉस्टोरियम इज इंटरसेल्यूलर। ये क्या होता है, पहले ये इंटरसेल्यूलर होता है एंड दस रॉब्स द होस्ट रॉब्स द होस्ट ऑफ इट्स फूड विदाउट किलिंग इट। अब ये क्या करता है, ये होस्ट की सेल से न्यूट्रेंट्स ग्रैब करेगा बट विदाउट किलिंग इट, ये इसे किल नहीं करता है। The Haustoria are characteristic of obligate parasites. Obligate parasites are those parasites जो मैंने आपको अभी बताया, जो कि पर्टिकुलर लेते हैं सिर्फ एंड सिर्फ एक ही चीज़ पर, या तो ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स में ये लिविंग पे रहेंगे, या अगर ओब्लिगेट सैप्रोफाइट्स हैं तो ये एज अ डेड मैटर पे ही रहेंगे, अदर दैन जो हमने देखा था फैकल्टेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फंगल सेल वॉल है एंड ये होस्ट सेल वॉल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर फंगल का साइटोप्लाज्म है, ये अपोजिशन है, फंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लोमोजोम, यहाँ पर वोक्यूल है एंड होस्ट साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, ठीक है ना। होस्ट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये कॉलर है। ये स्ट्रक्चर किसका यहाँ पर दिया गया है, दैट इज दिस हॉस्टोरियम का। एंड ये मैकेनिज्म है जिसकी वजह से क्या है, इंटरसेल्यूलर जो फंजे होते हैं, इंट्रासेल्यूलर फंजे, ये ग्रैब कर सकते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग होस्ट।